हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। डिस्कशन जो रहेगा आज का, यानी कि 7 जनवरी का, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आइए आज का डिस्कशन जो है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात जो की जा रही है वो है ओमी श्योर किट के बारे में। ओमी श्योर किट क्या है? अभी ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है वो काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा है ऑल ओवर दी वर्ल्ड। इंडिया में भी बहुत सारे केसेस जो हैं वो देखने को मिले हैं। ठीक है, तो अराउंड 1 मंथ के बीच में ही बहुत सारे केसेस जो हैं वो डिटेक्ट किए गए हैं ओमिक्रॉन के। क्लियर? तो ये कोविड जो है, कोविड से भी ज़्यादा खतरनाक ये ओमिक्रॉन जो है ये वायरस माना जा रहा है। ठीक है, क्योंकि इसका न्यू वेरिएंट जो म्यूटेशन है, म्यूटेशन यानी कि जो आरएनए में, वायरस के आरएनए में जो चेंजेस आते हैं, ठीक है, उसको म्यूटेशन बोलते हैं, जो मैंने आपको पहले भी लेक्चर्स में समझाया है। तो अभी रिसेंटली ही इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है हमारी कंट्री में, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, उनके द्वारा अप्रूव कर दिया गया है मेड इन इंडिया टेस्टिंग किट, जिसका नाम है ओमी श्योर। ठीक है, तो ओमी श्योर किट जो है इसको अप्रूवल मिल गया है आईसीएमआर के द्वारा। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो डिटेक्ट करने के लिए ओमिक्रॉन जो वेरिएंट है, स्पेशली जिसको सार्स-CoV-2 कोरोना वायरस के नाम से जाना जा रहा है। ठीक है, सार्स-CoV-2 यानी कि सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ठीक है, कोरोना वायरस 2 क्यों? क्योंकि कोविड-19 जो है ये पहले भी आ चुका है। ठीक है, यानी कि 2007 में। क्लियर? तो किट जो है करंटली यूज़ की जाएगी डिटेक्ट करने के लिए ओमिक्रॉन के जो वायरस के जो केसेस हैं हमारी कंट्री में। और ये डेवलप किसके द्वारा की गई है? यूएस बेस्ड साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंटेशन कंपनी थर्मो फिशर के द्वारा ये डेवलप की गई है। आरटी-पीसीआर किट जो है ये मैन्युफैक्चर किसके द्वारा की गई है? टाटा मेडिकल एंड डायग्नोस्टिक के द्वारा। ठीक है, एस जीन टारगेट फेलियर स्ट्रैटेजी जो है इसमें यूज़ की जाएगी। और साथ ही साथ करंटली जो ओमिक्रॉन पेशेंट्स हैं आज के टाइम में, जिनको ओमिक्रॉन वायरस ने जकड़ रखा है आज के टाइम में, ठीक है, अभी माना जा रहा है जैसे जिनको दोनों डोजेस लग चुके हैं ना, ठीक है, तो उनके ऊपर ये कम असर कर रहा है। क्लियर? क्योंकि हमारी बॉडी में क्या होता है, एंटीबॉडीज़ जो हैं वो डेवलप हो चुकी होती हैं। ठीक है, ताकि जो वायरस है उससे हमारी जो इम्यूनिटी है वो लड़ सके। ठीक है, तो इसलिए ये जो है जिनको दोनों डोज लग चुके हैं उनके ऊपर ये जो है ओमिक्रॉन कम असर कर रहा है, असर करेगा बट कम करेगा। ठीक है, ज़्यादा नहीं करेगा, क्योंकि जब फ्रांस में फ्रांस में ये केसेस देखने को मिले थे, क्योंकि जो अफ्रीका में क्योंकि ये डिटेक्ट किया गया था पहला ओमिक्रॉन, क्योंकि अफ्रीका के जो लोग थे वो अलग अलग कंट्रीज़ में गए, जैसे फ्रांस का एक व्यक्ति था। ठीक है, तो उसको जो है कोरोना वायरस का जो ये वेरिएंट है ओमिक्रॉन, ठीक है, तो ओमिक्रॉन होने की वजह से उसकी जो है वो डेथ हो गई। ठीक है, क्यों हुई? क्योंकि उसने एक भी डोज जो है वो नहीं लिया था वैक्सीनेशन का, उसकी वजह से। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। ठीक है, करंटली ओमिक्रॉन पेशेंट जो है ये डिटेक्ट किए जा रहे हैं ओनली आफ्टर जीनोम सीक्वेंसिंग के थ्रू। एस जीन, ORF, एन जीन, RDRP, ई जीन एंड वायरल जीन्स जो हैं ये टारगेटेड हैं डिटेक्ट करने के लिए कोविड-19 वायरस को। जीनोमिक जो कंसोर्टियम है, ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। जीनोमिक कंसोर्टियम्स क्या रहता है? तो WHO के द्वारा प्रपोज किया गया है कि सेटअप करने के लिए ARS-CoV-2 जेनोटिक जो कंसोर्टियम है साउथ ईस्ट एशिया में। ठीक है, तो कंसोर्टियम क्या करेगा? हेल्प करेगा एनहेंस करने के लिए जो सीक्वेंसिंग है, जीनोमिक सीक्वेंसिंग। ठीक है, यानी कि जो आरएनए में क्या होता है, इसमें चेंजेस होते हैं वायरस के। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये डीएनए का स्ट्रक्चर रहता है। ठीक है, तो इसको सर्विलेंस कर सकते हैं इसके हेल्प से, ताकि जो डेवलप हो रहा है रॉबस्ट जो रीजनल सिस्टम फॉर डिटेक्ट कर सके, मॉनिटर कर सके SARS-CoV-2 वायरल थ्रेट जो है, जो पैंडेमिक आज के टाइम में ये देखने को मिल रहा है। ज़रूरत है हम लोगों को कि जो बैरियर्स है, की बैरियर्स है, लाइक लिमिटेड जो वर्क फोर्स है, ठीक है, ट्रेन किया जाए वर्क फोर्स को, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो केसेस है वो हम डिटेक्ट कर पाएँ, उस चीज़ों को कंट्रोल कर सकें। ठीक है, अदर रिसोर्सेज और सस्टेन कर सकें लॉन्ग टर्म टेस्टिंग को, यानी कि जो टेस्टिंग का जो प्रोसेस है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाया जा सके। ठीक है, एंड सीक्वेंसिंग कैपेसिटीज़। ओके, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट बॉडी है ये, और ये अपेक्स बॉडी है हमारी कंट्री की। फॉर्मुलेशन करती है, कोऑर्डिनेशन एंड प्रमोट करती है बायोमेडिकल रिसर्च को। ये फाउंड किया गया इसको 1911 में। साथ ही साथ इसका पहले नाम क्या था? इंडियन रिसर्च फंड एसोसिएशन। फिर इसको रीनेम किया गया एज ए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च 1949 में। फंड जो किया जाता है इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जाता है थ्रू डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर यहाँ पे काम करती है। ठीक है, याद रखिएगा, फॉर्मेशन इसका 1911 में हुआ, 1949 में इसका रीनेम किया गया
साथ ही साथ इसके हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली में है। आज के टाइम में जो डायरेक्टर जनरल है वो बलराम भार्गव हैं। तो मिनिस्ट्री जो रिस्पॉन्सिबल है वो है मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर बर्ड स्टेटस सर्वे 2022, ठीक है, 2022, ओके। अगर वाटर बर्ड जो स्टेटस सर्वे है 2022 का, ये कंडक्ट करवाया गया है चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ पे है? ये उड़ीसा में है। यहाँ पे आप मैप में देखिए, ठीक है, ये उड़ीसा स्टेट है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है और यहाँ पे चिल्का लेक है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे क्या किया गया है, एक सर्वे कंडक्ट करवाया गया है वाटर बर्ड स्टेटस के रिकॉर्डिंग। तो यहाँ पे जो डिपेंडेंट जो स्पीसीज़ हैं इस लेक पे, ठीक है, वेटलैंड डिपेंडेंट स्पीसीज़ यहाँ पे विजिट की गई इस लेक के ऊपर, यानी कि जो माइग्रेंट स्पीसीज़ हैं स्पेशली, ठीक है। तो चिल्का लेक जो है ये लार्जेस्ट ब्रैकिश वाटर लेक है, विंटरिंग ग्राउंड ऑफ द बर्ड्स, यानी कि बर्ड्स जो हैं यहाँ पे सर्दियों के टाइम में यहाँ पे माइग्रेट होके इस रीजन में आती हैं। चिल्का जो है, चिल्का लेक एशिया की लार्जेस्ट एंड वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट लगून है यहाँ पे। 1981 में चिल्का लेक जो इसको डेजिग्नेट किया गया फर्स्ट इंडियन वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस का दर्जा दिया गया रामसर कन्वेंशन, ठीक है। रामसर साइड में हमारी कंट्री की टोटल साइट्स कितनी है बताइएगा, ठीक है। मेजर अट्रैक्शन जो है चिल्का लेक का वो है इरावदी डॉल्फिन्स। इरावदी डॉल्फिन्स काफ़ी क्यूट होती हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये पाई जाती हैं। तो डॉल्फिन्स जो हैं, इरावदी डॉल्फिन्स जो है ये मेजर अट्रैक्शन है, यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं, ठीक है। स्पोर्टेड किया जाता है यहाँ पे सतपड़ा आइलैंड पे, ठीक है। लार्ज नालबना आइलैंड जो है जिसको फॉरेस्ट ऑफ रीड्स बोला जाता है, ठीक है, ये कवर करता है 16 स्क्वायर किलोमीटर लगून वाला एरिया और डिक्लेयर किया गया इसको बर्ड सेंचुरी 1987 में, ठीक है। यहाँ पे एक टेम्पल भी सिचुएटेड है जिसका नाम है काली जाई टेम्पल, लोकेटेड है इस आइलैंड पे चिल्का लेक के ऊपर। चिल्का लेक जो है ये होस्ट करती है बर्ड माइग्रेटिंग फ्रॉम थाउजेंड ऑफ माइल्स अवे फ्रॉम, जैसे कैस्पियन सी से यहाँ पे बर्ड आते हैं। लेक बाइकल इंपॉर्टेंट है, लेक बाइकल कहाँ पे है बताइएगा, ठीक है। तो एरियल सी रिमोट पार्ट्स जो है रशिया का, ठीक है। तो किर्गिज स्टीप्स, मंगोलिया, सेंट्रल एंड साउथ ईस्ट एशिया, लद्दाख एंड हिमालय से यहाँ पे बर्ड्स जो हैं चिल्का लेक पे आते हैं माइग्रेट होके, ठीक है। बर्ड्स जो है काफ़ी वास्ट यहाँ पे इनकी जो संख्या है वो पाई जाती है, ठीक है। एबंडेंट फिश स्टॉक जो सुटेबल हैं, ठीक है, कॉन्ग्रीगेट के लिए। माइग्रेटरी जो स्पीसीज़ हैं इंडिया में वो हम देख लेते हैं। इंडिया जो है टेम्परेरी होम है सेवरल माइग्रेटरी एनिमल्स एंड बर्ड्स का। इम्पोर्टेंट जो है इसमें वो है एमोर फैल्कॉन्स है, बार हेडेड गीज है, ब्लैक नेक्ड क्रेन, ठीक है, मैरीन टर्टल, डुगोंग्स, हम्पबैक वेल्स एक्सेट्रा, ठीक है। तो ये माइग्रेटरी स्पीसीज़ हैं। इंडिया के द्वारा ऑल्सो लॉन्च किया गया था नेशनल एक्शन प्लान फॉर द कंजर्वेशन ऑफ माइग्रेटरी स्पीसीज़, किसके अंडर सेंट्रल एशियन फ्लाईवे एज इंडिया, ठीक है। ये पार्टी कन्वेंशन है माइग्रेटरी स्पीसीज़ का, ठीक है। तो इसके अंडर ये कन्वेंशन जो है ये साइन किया गया था, लॉन्च भी किया गया हमारी कंट्री के द्वारा, ठीक है। इरावदी डॉल्फिन्स हैं, ये पाई जाती हैं कहाँ पे, चिल्का लेक में, याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा है, ठीक है। माइग्रेटरी बर्ड्स जो हैं अलग अलग एरिया से चिल्का लेक पे आए हैं, ओके। तो ये सर्दियों के दिनों में ये सारी सिचुएशन जो है ये देखने को मिलती है। उड़ीसा यहाँ पे सिचुएट है, यहाँ पे मैप में भी आप देख सकते हैं। उड़ीसा जो है इसको स्टेट बाउंड्री वेस्ट बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश टच करती है। तेलंगाना इसको टच नहीं करता है। बे ऑफ बंगाल जो है इसको सी जो है वो टच करते हैं इसकी बाउंड्री पे, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1954, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक्ट है, ठीक है। तो जगन्नाथ टेम्पल कहाँ पे है? उड़ीसा पुरी में है, ठीक है। तो रिसेंटली ही हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया है उड़ीसा स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, उनके द्वारा अप्रूव किया गया है, अमेंडमेंट्स अप्रूव किए गए हैं श्री जगन्नाथ टेम्पल एक्ट 1954 में, ठीक है। तो इसमें चेंजेस लाए गए हैं। पहले 1806 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कुछ रेगुलेशंस जो हैं वो लाए गए थे ताकि जगन्नाथ टेम्पल में जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपर तरीके से चलाया जा सके, और साथ ही साथ जो टेम्पल जो है इसको जो रूल किया गया था कॉलोनियल रूलर्स के द्वारा, यहाँ पे जो है सारे सिस्टम को आइडेंटिफाई किया गया था, ठीक है, यानी कि रूल किया गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा। फिर उनके द्वारा रेगुलेशंस लाए गए, स्पेशली जो पिलग्रिम्स हैं, ठीक है, जो विजिट करते हैं टेंपल पे उनके ऊपर टैक्स पे करने की यहाँ पे जो बात की गई थी, ठीक है, कि जो यहाँ पे धार्मिक यात्री आएगा तो पैसे जो है वो पे करेगा, यानी कि टैक्स पे करेगा। ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा एक अपॉइंट किया जाता था उस टाइम सीनियर प्रीस्ट, यानी कि जो
संत महात्मा होते हैं, सबसे ज़्यादा सीनियर जो संत महात्मा होते हैं उनको वहाँ पे क्या किया जाता था, अपॉइंट किया जाता था टेम्पल में। तो सारी पावर्स जो थी मैनेजमेंट की उस टेम्पल को लेके, तो वो किंग ऑफ खुर्दा के पास थी। आफ्टर 3 इयर्स देखे तो फिर कॉलोनियल गवर्नमेंट ने कंटिन्यू किया इसको, यानी कि अपने कंट्रोल में सारी चीज़ें ले ली। ठीक है, आफ्टर जब हमें आज़ादी मिली तो जगन्नाथ टेम्पल एक्ट जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया 1954 में, और इफेक्ट में आया, यानी कि पिक्चर में आया 1954 में। ओके, याद रखिएगा इसको। और साथ ही साथ इस एक्ट के रिगार्डिंग कुछ प्रोविजंस जो हैं वो भी यहाँ पे मेंशन किए गए, जैसे लैंड राइट एक्ट हो गया टेम्पल का। ड्यूटीज़ जो है सेवायत, यानी कि जो पुजारी होते हैं वहाँ पे मंदिर में, उनकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं ये डिफाइन की गई। एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो हैं किससे रिलेटेड, श्री जगन्नाथ टेम्पल मैनेजिंग कमेटी से रिलेटेड, उनके राइट्स क्या होंगे, उनके विशेष अधिकार क्या होंगे, स्पेशली राजा ऑफ पुरी जिनको बोला गया। और अदर पर्सन जो है जो कनेक्टेड है मैनेजमेंट के साथ, एडमिनिस्ट्रेशन है टेम्पल से रिलेटेड, तो उनको क्या क्या प्रिविलेजेस देने हैं, ये सारे एक्ट में क्या किया गया, डिफाइन किया गया। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप देख सकते हैं जो पुजारी जी रहते हैं, पूजा करते हैं अंदर। ठीक है, प्रीस्ट जिनको हम बोलते हैं। ठीक है, इनको ज़्यादा पावर दे रखी है इसमें। ठीक है, टेम्पल से रिगार्डिंग रिसेंट जो अमेंडमेंट्स हुए हैं उसके ऊपर हम ध्यान दे लेते हैं थोड़ा। तो रिसेंट अमेंडमेंट्स जो है, जैसे जगन्नाथ मंदिर जो है, ठीक है, जगन्नाथ मंदिर के नाम पर जो ज़मीन बेचने और पट्टे पर देने की जो शक्ति है वो अब मंदिर प्रशासन और संबंधित अधिकारियों को सौंपी जाएगी, ऐसा यहाँ पे बोला गया। ऐसा चेंजेस करने की बात यहाँ पे की गई। ठीक है, और साथ ही साथ पहले के मुकाबले जो है प्रक्रिया के लिए राज्य सरकार से किसी अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होगी। ओके, सेक्शन 16 क्लोज सेकंड के तहत यहाँ पे बोला गया है कि मंदिर समिति द्वारा कब्जा की गई कोई भी अचल संपत्ति जो राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना पट्टे पर नहीं दी जाएगी, गिरवी रखी जाएगी और ना ही बेची जाएगी, या अन्यथा जो इलीगल जो एक्टिविटीज़ होती हैं वो भी यहाँ पे सारी चीज़ें बंद की जाएंगी। ठीक है, तो ये लेटेस्ट अमेंडमेंट किए गए हैं जगन्नाथ जो टेम्पल है उससे रिलेटेड। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना सुंदर टेम्पल है। ठीक है, अगर किसी ने विजिट किया है तो अपनी जो विजिट की जो आपकी जो विजिट का एक्सपीरियंस रहा है वो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे जगन्नाथ टेम्पल के बारे में हम बात कर लेते हैं। टेम्पल जो है वो माना जाता है कि इसको बनाया गया 12th सेंचुरी के अराउंड बनाया गया। किस राजा के द्वारा, किंग अनंत वर्मन चोगा गंगा देवा के द्वारा, जो ईस्टर्न गंगा डायनेसिटी से बिलोंग करते थे। जगन्नाथपुरी टेम्पल जो है इसको यमनिका तीर्थ भी बोला जाता है। यमनिका यानी कि यमराज जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड है, यानी कि हिंदू मान्यता के अनुसार काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पावर यहाँ पे यम यानी कि यमराज की पावर यहाँ पे शो करती है, जिसको गॉड ऑफ डेथ बोला जाता है। ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं जगन्नाथ जो भगवान है। ठीक है, तो इनकी यहाँ पे 3 मूर्तियाँ रहती हैं। नाम बताइएगा अगर आपको पता है तो। ठीक है, ज़रूर बताइएगा, अगर नहीं पता तो सर्च ज़रूर कीजिएगा, यहाँ के काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलो मैं ही बता देती हूँ। ठीक है, तो ये भगवान श्री कृष्ण है। ठीक है, तो ये बलराम है और ये है सुभद्रा, इनकी जो बहन है। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा अब। ठीक है, जिनको नहीं पता था तो इंटरेस्टिंग है ये। और साथ ही साथ यहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा निकलती है। ह्यूज तौर पे जो लोग हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं, काफ़ी ज़्यादा गैदरिंग रहती है। फॉरेन से भी जो लोग हैं यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में। ठीक है, तो अलग अलग जो भगवान है, जैसे भगवान कृष्ण है, बलराम है और सुभद्रा उनकी बहन है, उनके अलग अलग जो रथ है यहाँ पे प्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, तो ये यात्रा जो है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड रिकॉग्नाइज की गई है। ठीक है, साथ ही साथ टेम्पल जो है इसको वाइट पगोड़ा के नाम से जाना जाता है। ब्लैक पगोड़ा के नाम से किस टेम्पल को जाना जाता है, ये मैंने आपको पढ़ाया भी था, प्लीज़ आप बताइएगा ज़रूर। ठीक है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर ज़रूर दीजिए। और साथ ही साथ ये पार्ट है 4 धाम पिलग्रिमेज का, जैसे बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी, रामेश्वरम। ठीक है, 4 गेट्स हैं इस टेम्पल के अराउंड। ईस्टर्न सिंधवरा, ठीक है, ईस्ट साइड में सिंधवरा के नाम से गेट को जाना जाता है। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पे क्रॉचिंग लॉइन्स हैं। सदर्न अश्वधरा वेस्टर्न में है वघेराधरा एंड नॉर्दर्न साइड में हस्तिध्वरा। ठीक है, तो ये गेट्स के नाम यहाँ पे रखे गए हैं। और साथ ही साथ फ्रंट पे एंट्रेंस गेट है जिसको अरुण स्तंभ बोला जाता है और सन पिलर बोला जाता है, ओरिजिनली एट द टेम्पल इन कोणार्क। ठीक है,
तो पॉपुलर और भी जो मोनूमेंट्स हैं उड़ीसा में, जैसे कनक सन टेम्पल है, इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया है। लिंगराज टेम्पल, तारा तारिणी टेम्पल, उदयगिरी खंडागिरी केव्स जो हैं ये कहाँ पे सिचुएटेड है, ये उड़ीसा में ही सिचुएटेड है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ठीक है, अगर डाउट होगा तो प्लीज़ ज़रूर पूछिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है स्मार्ट सिटी एंड अकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च प्रोग्राम, जिसको सार के नाम से बोला जा रहा है। ठीक है, सार प्रोग्राम, इसकी फुल फॉर्म भी याद रखिएगा। इसका मेन मोटिव क्या है कि सिटीज़ जो है उनको स्मार्ट बनाना, यानी कि प्रॉपर फूड अवेलेबल हो, ठीक है, इंटरनेट की फैसिलिटी सही तरीके से हो, क्लियर, जो साफ़ सफाई है वो प्रॉपर तरीके से हो, डिजिटलाइजेशन जो है वो प्रॉपर तरीके से एक पर्टिकुलर एरिया में लेके आना। तो रिसेंटली ही मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है सार, जिसकी फुल फॉर्म है स्मार्ट सिटीज़ एंड अकेडमिया टूवर्ड्स एक्शन एंड रिसर्च प्रोग्राम। तो ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर का एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर एंड लीडिंग इंडियन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 प्रीमियर प्लानिंग इंस्टीट्यूट्स यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे। 47 स्मार्ट सिटीज़ बनाने का यहाँ पे टारगेट है। 75 केस स्टडीज़ यहाँ पे की जाएंगी। तो यहाँ पे अलग अलग इंस्टीट्यूट जो हैं वो बनाए जाएंगे, जैसे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की जो है यहाँ पे वर्क करेगी, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, ठीक है, कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग त्रिवेंद्रम, ठीक है। तो ये सारे इंस्टीट्यूट जो हैं यहाँ पे इसके अंडर रखे जाएंगे ताकि सिटीज़ को जो है वो स्मार्ट बनाया जा सके। ठीक है, अबाउट इसके बारे में बात करें तो प्रोग्राम जो है इसमें 15 प्रीमियर आर्किटेक्चर एंड प्लानिंग इंस्टीट्यूट शामिल रहेंगे। ठीक है, ताकि सिटीज़ को है वो स्मार्ट बनाया जा सके। ठीक है, लैंडमार्क प्रोजेक्ट यहाँ पे लॉन्च किए जाएंगे बाय द स्मार्ट सिटी मिशन के द्वारा। ठीक है, इस प्रोग्राम के अंडर ही सारी चीज़ें रखी गई हैं। डॉक्यूमेंट जो है यहाँ पे लर्निंग फ्रॉम द बेस्ट प्रैक्टिस प्रोवाइड करवाई जाएंगी, अपॉर्चुनिटीज़ एंगेजमेंट फॉर अर्बन डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर जो है ये साथ में मिलकर काम करेगी NIUA के साथ और फैसिलिटी प्रोवाइड करवाएगी, यानी कि लिंक क्रिएट करेगी इंस्टीट्यूशन एंड स्मार्ट सिटीज़ के बिटवीन स्पेसिफिक लैंडमार्क प्रोजेक्ट के लिए। फर्स्ट एक्टिविटी जो है सार के अंडर, इसमें क्या किया जाएगा, पहले पड़ाव में फर्स्ट फेज में 75 लैंडमार्क अर्बन प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट किए जाएंगे हमारी कंट्री में अंडर स्मार्ट सिटी मिशन के अंडर। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स की अगर बात करें तो जिसको NIUA बोला गया, ये इंस्टीट्यूट है रिसर्च ट्रेनिंग एंड इंफॉर्मेशन डिसैमिनेशन, यानी कि प्रचार करना किसका, रिसर्च कैसे करनी, ट्रेनिंग जो है लोगों को प्रोवाइड करवानी, इंफॉर्मेशन जो है उसके बारे में लोगों को बताना, स्पेशली अर्बन डेवलपमेंट के लिए और मैनेजमेंट के लिए। और ये लोकेटेड कहाँ पे है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर, ये लोकेटेड है न्यू दिल्ली में। इस्टेब्लिश इसको किया गया 1976 में और ये ऑटोनोमस बॉडी है गवर्नमेंट की। ठीक है, और ये काम करती है सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंडर। ठीक है, और इंस्टीट्यूट को सपोर्ट किसके द्वारा किया जाता है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर के द्वारा, यानी कि स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें पार्टिसिपेट करती है और रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ भी काम करती हैं यहाँ पे, और जो अदर एजेंसीज़ हैं अर्बन इश्यूज से रिलेटेड यहाँ पे जो है वो काम किया जाता है। ठीक है, अगर स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में बात करें, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट कब किया गया और ये स्कीम कौन सी है, ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। ठीक है, यानी कि सेंटर और स्टेट यहाँ पे दोनों मिलके काम करेंगी, क्लियर। और साथ ही साथ ये इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इम्प्रूव कैसे करना है एक पर्टिकुलर पर्सन की लाइफ की क्वालिटी को, साथ ही साथ लोकल डेवलपमेंट कैसे करना है, टेक्नोलॉजी जो है, ठीक है, आज के टाइम में जो हरास हो रही है टेक्नोलॉजी, उसको कैसे चीज़ों को ठीक करके चलना है, और स्मार्ट आउटकम्स कैसे लेके आने हैं सिटीजन्स के लिए। ऑब्जेक्टिव क्या है कि प्रमोट करना सिटीज़ को कि कोर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया जा सके, क्वालिटी ऑफ लाइफ जो है सिटीजन्स की वो बेहतर बनाई जा सके, क्लीन एंड सस्टेनेबल इन्वायरमेंट वहाँ पे क्रिएट किया जा सके। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ स्मार्ट सोल्यूशन वहाँ पे लेके आया जा सके। ठीक है, फोकस क्या है, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव डेवलपमेंट का, कि कंपेयर जो एरियाज़ है क्रिएट रेप्लिकेबल मॉडल यहाँ पे क्रिएट करना। ठीक है, जैसे लाइट हाउसेस जो है वो बनाना, ठीक है, लोगों के लिए स्पेशली जो बिलो पॉवर्टी लाइन है। ठीक है, एस्पायरिंग जो सिटीज़ हैं, जो अदर एस्पायरिंग सिटीज़ हैं उनको भी इसके अंडर
फोकस करने की बात की गई है। पैन सिटी जो इनिशिएटिव है यानी कि स्ट्रैटेजी क्या है इसके तहत कि पैन सिटी इनिशिएटिव जो है, ठीक है, वन स्मार्ट सॉल्यूशन लेके आना, यानी कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है उसका एक सॉल्यूशन लेके आना और वो अप्लाई करना सिटी वाइड पे, ठीक है। डेवलप एरियाज जो हैं स्टेप बाय स्टेप किसी भी एरिया को डेवलप करना, ताकि जो 3 यहाँ पे मॉडल्स दिए गए हैं उसके ऊपर काम करना। रेट्रोफिटिंग, रीडेवलपमेंट एंड ग्रीन फील्ड पे काम करना बहुत ज़रूरी है। ये स्ट्रेटेजी जो है जो स्मार्ट सिटी मिशन के तहत जो है इस स्ट्रेटेजी को फोकस करके काम किया जाएगा, ठीक है। परफॉर्मेंस जो रही आज तक, यानी कि 2015 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक है। 2015 से जो परफॉर्मेंस रही है, यानी कि 100 स्मार्ट सिटीज़ जो है ये डेवलपिंग है, ठीक है, हैज़ बीन डेवलपिंग एंड टोटल 5151 प्रोजेक्ट जो हैं वो अभी चल रहे हैं और इन्वेस्टमेंट किया गया इसमें 2,05,018 करोड़ का, ठीक है। इनिशिएटिव की अगर बात करें, अदर जो इनिशिएटिव है जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लिए गए हैं अर्बन डेवलपमेंट के लिए, यानी कि शहरी विकास के लिए, अटल मिशन फॉर अर्बन रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, क्लाइमेट स्मार्ट सिटीज़ असेसमेंट फ्रेमवर्क 2.0, इंडिया स्मार्ट सिटीज़ फेलोशिप प्रोग्राम, टूलिप की इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा, दी अर्बन लर्निंग इंटर्नशिप प्रोग्राम, ठीक है। तो ये कुछ इनिशिएटिव हैं जो अर्बन डेवलपमेंट के लिए लिए गए हैं हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। यहाँ पे भी आप देख लीजिए कि स्मार्ट सिटी जो है वो कैसे बनाई जाएगी। जैसे स्मार्ट मोबिलिटी, यानी कि जो आवाजाही है, गाड़ी वगैरह है, ठीक है। तो स्मार्ट पीपल, यानी कि मिक्स मॉडल एक्सेस यहाँ पे रहेगा स्मार्ट मोबिलिटी में। क्लीन एंड नॉन मोटराइज्ड जो ऑप्शन है ये यहाँ पे अवेलेबल किया जाएगा लोगों के लिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड आईसीटी, और साथ ही साथ स्मार्ट पीपल कैसे बनाएंगे 21st सेंचुरी, यानी कि एजुकेशन प्रॉपर प्रोवाइड करवानी है, ठीक है। इंक्लूसिव सोसाइटी हो, एम्बेरस क्रिएटिविटी हो। स्मार्ट इकोनॉमिक की अगर बात करें तो एंटरप्रेन्योरशिप एंड इनोवेशन जो है उस पर फोकस करना, प्रोडक्टिविटी पे, लोकल एंड ग्लोबल कनेक्टेडनेस जो है उसको प्रॉपर वे से लेके आना। अगर स्मार्ट इन्वायरमेंट की बात करें तो ग्रीन बिल्डिंग बनाना, ग्रीन एनर्जी लेके आना, ग्रीन अर्बन प्लानिंग यहाँ पे प्रॉपर वे से करना। स्मार्ट गवर्नमेंट की बात करें तो अनेबलिंग सप्लाई एंड डिमांड साइज पॉलिसी, ट्रांसपेरेंसी एंड ओपन डाटा, यानी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए गवर्नमेंट एंड सिटीजन्स के बिटवीन। आईसीटी एंड ई गोव जो है, ई गवर्नेंस जो है, इसके ऊपर भी फोकस देना। स्मार्ट लिविंग की बात करें तो कल्चरली वाइब्रेंट एंड हैप्पी, सेफ एंड हेल्दी जो हैं वो चीज़ें होनी चाहिए। तो ये स्मार्ट मोबिलिटी, स्मार्ट पीपल, स्मार्ट इकोनॉमी, स्मार्ट इन्वायरमेंट, स्मार्ट गवर्नमेंट, स्मार्ट लिविंग, ठीक है। तो ये जो है इससे क्या बनेगा, इस पर फोकस करके सारी चीज़ें की जा रही हैं जिससे स्मार्ट सिटी बनेगी, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में। यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है अभी ये न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि यहाँ पे न्यू 5 मेंबर्स जो नॉन परमानेंट मेंबर्स हैं उनको ऐड किया गया है। जैसे अल्बानिया को, ब्राज़ील, गैबॉन, घना, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यानी कि यूएई, ठीक है। तो रिसेंटली ही एसेटोनिया, नाइजीर, सेंट विंसेंट एंड दी ग्रेनाडिनेस, टूनिशिया एंड वियतनाम, इनकी अभी टर्म जो है वो फिनिश हुई है और उसके बाद जो है न्यू 5 नॉन परमानेंट मेंबर जो हैं यहाँ पे डिक्लेयर किए गए हैं, ठीक है। अल्बानिया जो है इसके द्वारा फर्स्ट टाइम, यानी कि इसकी फर्स्ट टर्म है ये जिसके द्वारा ज्वाइन किया गया है, और ब्राज़ील की ये 11th टर्न है, ठीक है। गैबॉन एंड घना जो है, ठीक है, तो काउंसिल के 3 टाइम्स ये मेंबर रहे हैं बिफोर यूएई। मोर देन 50 ऑफ द यूनाइटेड नेशंस 193 कंट्रीज़ जो हैं नेवर बीन इलेक्टेड टू काउंसिल ऑन फॉर्मेशन, यानी कि 193 कंट्रीज़ मेंबर हैं बट अभी तक 50 मेंबर कंट्रीज़ ही नॉन परमानेंट मेंबर की सीट पे बैठी हैं। देखिए कहाँ पे चीज़ें जा रही हैं। तो सबको इक्वली ही यानी कि मौका मिलना चाहिए सबको, सारी कंट्रीज़ को एक बार कि यहाँ पे नॉन परमानेंट मेंबर यहाँ पे अपॉइंट किए जाएँ, ठीक है। अगर बात करें यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था यूनाइटेड नेशन चार्टर के द्वारा 1945 में, और ये वन ऑफ द 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक है यूनाइटेड नेशन के, और ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल है मेंटेन करने के लिए इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और इसके जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। काउंसिल में 15 मेंबर्स रहते हैं, 5 परमानेंट मेंबर हैं, ठीक है, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके पास सारी पावर है, और 10 नॉन परमानेंट मेंबर हैं जो इलेक्ट किए जाते हैं एटलीस्ट 2 ईयर्स के लिए। अगर 5 परमानेंट मेंबर्स की बात करें तो वो कौन कौन से हैं, यूएसए है, रशिया है,
फ्रांस है, चाइना एंड यूके है, ठीक है। याद रखिएगा 5 परमानेंट मेंबर। तो इनके पास बहुत ज़्यादा पावर दे रखी है, विटो पावर भी है, यानी कि अगर एक भी पर्सन जो है वो अपनी यानी कि अपनी बात पे अड़ जाए तो डिसीजन जो है वो सुनाया नहीं जाता, ठीक है। जैसे चाइना जो है, ठीक है, चाइना जो है अपनी बात मनवा के छोड़ता है। तो ऐसी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिलती है और कई कई सारी चीज़ें जो हैं वो पेंडिंग भी पड़ी रहती हैं। इंडिया जो है यानी कि हमारी कंट्री जो है 8th टाइम यहाँ पे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबर की सीट पे बैठी है 2021 में, ठीक है। और 2 इयर्स के लिए ये सीट हमारी जो है यहाँ पे अपॉइंट किया गया है 2021-22 के लिए। ईच ईयर जनरल असेंबली जो है ये इलेक्ट करती है 5 नॉन परमानेंट मेंबर आउट ऑफ द टोटल 10 फॉर 2 ईयर टर्म के लिए। अगर 10 नॉन परमानेंट सीट्स की बात करें तो रीजनल बेसिस पे इसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। काउंसिल प्रेसिडेंसी जो है कैपेसिटी जो रोटेट होती है एवरी मंथ 15 मेंबर्स में। अगर हमारी कंट्री की बात करें तो इंडिया के द्वारा काफ़ी एक्टिव पार्ट यहाँ पे निभाया गया यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, यानी कि यहाँ पे साइन किया गया हमारे द्वारा 1947 में, ठीक है। और यहाँ पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन जो हुआ साउथ अफ्रीका में उससे रिलेटेड यहाँ पे आवाज़ उठाई गई, यानी कि रंग भेद की नीति जो थी अपार्थाइड मूवमेंट के खिलाफ यहाँ पे जो है आवाज़ उठाई गई, ठीक है। इंडिया के द्वारा काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया गया, स्पेशली जो सेवरल इश्यूज थे, ठीक है, एडमिटिंग फॉर्मर जो कॉलोनीज़ थी यूनाइटेड नेशन से, ठीक है, एड्रेसिंग जो किया गया डेडली जब कॉन्फ्लिक्ट हुआ मिडल ईस्ट में और मेंटेनिंग करने के लिए पीस जो है स्पेशली अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, और साथ ही साथ कंट्रीब्यूट किया गया एक्सटेंसिवली टू द यूनाइटेड नेशन एंड पर्टिकुलरली जो मेंटेनेंस बनाने के लिए इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंडिया जो है ये ऑल्सो पार्ट है 43 पीस कीपिंग मिशन का, और टोटल कंट्रीब्यूशन जो हमारी कंट्री के द्वारा दिया गया है आज तक 1,60,000 ट्रूप्स हैं और साथ ही साथ सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पुलिस पर्सनल, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे बात की जा रही है इकोनॉमिकल जो वीकर सेक्शन है, ठीक है, यानी कि अभी ये काफ़ी न्यूज़ में है क्योंकि रिसेंटली ही गवर्नमेंट कमेटी के द्वारा रिपोर्ट यहाँ पे जो भेजी गई थी सुप्रीम कोर्ट को, तो उनके द्वारा बोला गया था कि जो 8 लाख जिनकी इनकम है सालाना यानी कि एनुअली, ठीक है, तो उनको इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में रखा जाएगा, ठीक है। स्पेशली जब नीट एस्पायरेंट्स जो थे, ठीक है, तो नीट एस्पायरेंट्स जो थे 2021 में जब उनकी परीक्षा होनी थी, ठीक है, तो उसमें ये सारा मुद्दा निकल के आया जो हमने आइडेंटिफाई किया था। इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 10% रिजर्वेशन देने की यहाँ पे बात की गई थी नीट मेडिकल एडमिशन में, ठीक है, ऑल इंडिया कोटा कैटेगरी में, ठीक है। तो जो है यहाँ पे इक्वालिटी और इक्विटी एंड लिबरेशन, यानी कि हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पे इक्वालिटी की बात कर रहे हैं। अगर इक्वालिटी यहाँ पे आप देख ही सकते हैं, एक बंदा जो है एक बच्चा जो है यहाँ पे पीछे रह गया, अगर इक्वालिटी की बात करें तो, ठीक है, इसको एक पर्सन पर्टिकुलर पर्सन व्यक्ति को पूरी रिजर्वेशन जो है वो प्रोवाइड करवाई जा रही है। तो यहाँ पे बैनर ही हटा दो कि ताकि सबको तीनों को इक्वल जो है वो चीज़ें देखने को मिले, क्लियर। तो यहाँ पे ऐसी जो सिचुएशन है वो देखने को मिली। इकोनॉमिकली वीकर जो सेक्शन कोटा है 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया था 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 में, याद रखिएगा। और अमेंड किया गया 2 आर्टिकल्स में, आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 में। आर्टिकल 15 क्लॉज 6 में इसको अमेंड किया गया, आर्टिकल 16 क्लॉज 6 में इसको 16 जो का जो क्लॉज 6 है उसमें अमेंडमेंट किया गया, ठीक है। तो याद रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा भी गया है कि 10% इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन कोटा जो है ये इंट्रोड्यूस किया गया कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के अंडर, वो है 103 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2019 के अंडर, ओके। इकोनॉमिकली रिजर्वेशन जो है स्पेशली जॉब्स में, एडमिशन्स में, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, ठीक है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ये कोटा जो है ये प्रोवाइड करवाया गया, ठीक है। यहाँ पे मेन मुद्दा ये है कि 8 लाख जो है सैलरी कई पर्सन की नहीं है एनुअली, ठीक है, और कईयों के लिए ये काफ़ी ईजी है और कईयों के लिए काफ़ी टफ है, ठीक है। 8 लाख जो है यानी कि एक गरीब व्यक्ति है, ठीक है, जनरल कैटेगरी का ही, तो उसके लिए 8 लाख जुटाना एनुअली तो काफ़ी मुश्किल हो जाता है और एक पर्सन के लिए काफ़ी इजी है। तो यहाँ पे थोड़ी डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं, क्लियर। प्रमोट यहाँ पे किया जाएगा जैसे वेलफेयर ऑफ द पुअर जो कवर नहीं किए जाते थे, स्पेशली जो 50% रिजर्वेशन पॉलिसी थी शेड्यूल कास्ट की और शेड्यूल ट्राइब्स की, इसमें ये बात की गई थी कि हमने सिर्फ सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को ही यहाँ पे क्या करना है, रिजर्वेशन प्रोवाइड करवानी है। और ये ऐसा किस में बोला गया, इंदिरा साहनी जो केस आया था 1992 में, तो वहाँ पे बातें रखी गई इसके रिकॉर्डिंग। बट गवर्नमेंट के द्वारा ऐसा बोला गया कि हमने ना ही सोशली और ना ही एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को यहाँ पे काउंट किया है, ओनली यहाँ पे एजुकेशनल जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है
उन्हीं को यहाँ पे काउंट किया है, ठीक है, क्योंकि बात की गई थी सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस को यहाँ पे रिजर्वेशन प्रोवाइड करवाना, ठीक है। तो बोथ सेंटर एंड स्टेट जो है ये प्रोवाइड करवा रहा है रिजर्वेशन अंडर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। इनकम क्राइटेरिया जो है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन का ये इंट्रोड्यूस किया गया था और नोटिफाई किया गया 17 जनवरी 2019 में, ठीक है। 9 जज बेंच यहाँ पे देखी गई थी 1992 में जो इंदिरा साहनी केस आया था, उसमें बोला गया था कि 50% से ज़्यादा आपको रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं करवानी है, इसके बीच बीच में ही यानी कि 50% से कम ही आपको रिजर्वेशन रखनी है टोटल, ठीक है। बट यहाँ पे आप देखिए 27% कोटा जो है बैकवर्ड क्लासेस को दिया गया और 10% जो है नोटिफाई किया गया, रिजर्व किया गया गवर्नमेंट के द्वारा 10% गवर्नमेंट जॉब फॉर इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस अमंग हायर क्लासेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिजर्वेशन जो कैटेगरीज हैं, एसटीज़ को 7.5 दिया गया है, एससी को 15, ओबीसी को 27, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को 10 और टोटल जो है 59.50 है, यानी कि 50% से भी ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल रही है रिजर्वेशन, ठीक है। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर आपको अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर कोई भी डाउट होगा किसी भी टॉपिक के रिगार्डिंग तो अपने डाउट्स को कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। PDF के लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद।